आज की क्लास सारे इम्पोर्टेंट एक्ट की है जूरिस की, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। हम एक बार सारा पढ़ेंगे, फिर जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे हाईलाइट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इन 1940 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 आया, और इसके जो रूल्स है, रूल्स स्टार्ट हुए वो कब हुए, 1945 के अंदर। ये सब हम एक ही कलर में रखेंगे सारे एक्ट। जो 1940 के अंदर कौन सा एक्ट आया, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। एंड रूल्स कब हुए इसके स्टार्ट, या रूल्स कब इसके प्रॉपर बने पूरे, 1945 के अंदर। The primary objective of the act to ensure that the drug and cosmetic sold in India are safe, effective and conform to prescribed quality standard। जो इनका जो मेन मकसद था आने का ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, ये था कि जो भी ड्रग इंडिया की मार्केट में बेचे जा रहे हैं वो सेफ है, इफेक्टिव है और कंफर्म है। जो प्रिस्क्राइब क्वांटिटी या स्टैंडर्ड दे रखा है क्या उसी पे है, या ऐसे ही बस धक्का पेल चल रहा है। द ड्रग एक्ट वाज फॉर्मुलेटेड इन 1940। जो ड्रग एक्ट था बन तो गया था कब, 1940 के अंदर। इन इन परसुएंस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ चोपड़ा कमेटी। जो हमारा ड्रग एक्ट था किसकी कमेटी पे बना, चोपड़ा कमेटी की कमी पे, सॉरी चोपड़ा कमेटी की सिफारिश पे बना। 1930 के अंदर क्या ये बन चुका था। जो 1940 था इसी के अंदर क्या हमारा सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ये भी क्या स्टेब्लिश हुई कहाँ पे, कैलकाटा के अंदर। ये कर लेते हैं पिंक से, ठीक है। जो 1941 था इसके अंदर क्या हुआ, हमारा जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ये बना, और ये भी किसके अंडर में बना, हमारा डीटीए भी हमारा क्या है फॉर्म हो गया। और ये किसके अंडर में बना, ये ड्रग एक्ट, वही ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंडर में बनाया, उसी के तहत बना क्या हमारा ड्रग फर्स्ट वो मतलब सॉरी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, डीटीएबी फुल फॉर्म भी पूछ लेता कई बार। 1948 में सबका चाहिए था क्या आया हमारा, फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट बना, और ये मतलब क्या नाम है, एक तरह से इन्फ्लुएंस में आया 1949 के अंदर। एन एक्ट टू रेगुलेट द एजुकेशन एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। ये एक्ट किस लिए था, एजुकेशन और प्रोफेशन जो फार्मेसी का उसे रेगुलेट करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल फार्मेसी काउंसिल, इसी के अंडर में फार्मेसी एक्ट के तहत ही क्या बनी हमारी, यहाँ से लिख लेते हैं, नेशनल फार्मेसी काउंसिल बनी। और क्या स्टेट फार्मेसी काउंसिल काउंसिल बनी, फॉर द एफोर्सेड पर्पस, मतलब इसके इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए। ठीक। जो 1948 का इसी के अंदर क्या हुआ, 1948 के अंदर इंडियन फार्माकोपियल कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी एन घोष। हमने इससे पहले जो क्लास पढ़ी थी उसकी इंडियन फार्माकोपी की, वहाँ हमने बी एन घोष का नाम पढ़ा था। तो मेरे ख्याल से सबको याद आ गया होगा, जो बी एन घोष थे इन्हीं के अंडर में क्या थी हमारी फर्स्ट इंडियन फार्माकोपी एडिशन 1955 रिलीज हुआ था। तो उसके लिए कमेटी 1948 में बन गई थी। अब देख लो कितने साल बाद हुआ ये काम, 7 साल बाद। 1948 में फार्मेसी एक्ट आया, और 1949 के अंदर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है बन गई। किसके अंदर ही, फार्मेसी एक्ट के अंदर ही क्या हमारी ये बन गई, इंपॉर्टेंट है। 1954 ड्रग एंड मैजिक रेमेडी, ये एक्ट आया हमारा, ठीक है। 1995 में वही ड्रग एंड मैजिक रेमेडी, जादू टोना टोटका ये सब। दिस एक्ट कंट्रोल एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग इन This act control advertisement of drug in India. It prohibit advertisement of magical remedy. It also prohibit advertisement for the cure of certain disease condition. शेड्यूल जे याद आ रहा होगा सबको, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। जो ड्रग और मैजिक रेमेडी एक्ट बना, ये किस लिए बना, इस एक्ट के अंदर क्या कंट्रोल किया गया, क्या जो एडवर्टाइजमेंट होता है उन्हें क्या किया गया, कंट्रोल किया गया, पहली बात। दूसरा क्या था,
इसके अंदर क्या कंट्रोल किया गया एडवर्टाइजमेंट को भारत के अंदर। ये क्या प्रोहिबिट भी करता था क्या, जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना मैजिकल रेमेडी के, वो ताबीज वाले, टोने टोटके वाले, और इसके अलावा जो कुछ ड्रग थी, जो एडवर्टाइजमेंट किसके लिए होते थे, क्योर ऑफ सर्टेन डिजीज कंडीशन, कोई कैंसर की है या कोई मतलब बहुत बड़ी बीमारी है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, 4 दिन खाओ ट्यूबरकुलोसिस ठीक करो, इस तरह के जो ऐड होते हैं, इसके ऊपर भी क्या है एक तरह से नकेल कसने के लिए एक्ट आया था। ये मैंने शेड्यूल जे, जब मैंने शेड्यूल वाली क्लास बताई थी ज्यूरिस के अंदर ही करवा रखी है, तो वो बहुत अच्छे से करवा रखी है, आप उसमें भी जा सकते हो, शेड्यूल जे अपना आप देख के याद आ जाएगा। ये सब होने के बाद 1955 फर्स्ट एडिशन ऑफ फार्माकोपिया पब्लिश, ये हमने इससे पहली क्लास में भी कर लिया है। ये क्या है, पहला एडिशन क्या हुआ, पब्लिश हुआ हमारा 1955। 44 के अंदर टोने टोटके, और 55 के अंदर क्या है, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, इसे एक्साइज ड्यूटी भी बोलते हैं। ये एक्ट क्या है, पास हुआ या आया, कौन सा, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। ये सीधे सीधे ऐसे पूछता है। इट इज एन एक्ट विच provision of levy and collection of excise duty on medicinal and toilet preparation containing alcohol, opium, Indian hemp। ये था कि ये जो मेडिसिन होती है ना, इनके अंदर क्या है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, लेवी मतलब हैवी एक्साइज ड्यूटी लगाते थे, और मतलब एक प्रॉपर फॉर्म नहीं था कि किस तरह इनका रेगुलेशन होगा, तो इनके रेगुलेशन के लिए जो अल्कोहल कंटेनिंग ड्रग थी, ओपियम, इंडियन हेम्प, कैनबिस सटाइवम, ओपीपोपियम, ये जितनी भी थी नारकोटिक ड्रग थी, इनके मतलब इनके कंट्रोल के लिए एक्ट आया, कौन सा, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। 1960 में क्या है, द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी ऑफ एनिमल एक्ट, जो एनिमल के साथ जो क्रूएलिटी होती है उसके लिए भी क्या एक एक्ट आया हमारा, क्या 1960 के अंदर। 1971 जो कहूँ ना अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट यही है। 1971 1971, जब हम किससे भिड़े पड़े थे, मतलब हम नहीं भिड़े थे, जबरदस्ती वो आ रहे थे हमारे से भिड़ने, जब हम बांग्लादेश को आज़ाद करवा रहे थे और पाकिस्तान हमसे भिड़ रहा था, उस समय पे ये एक्ट पास हुआ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। सबको पता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी का मतलब क्या होता है, जो एबॉर्शन वगैरह होते हैं उसके लिए क्या एक्ट होते हैं, कि एबॉर्शन किस कंडीशन तक पॉसिबल है, अबॉर्शन करने के लिए कितने डॉक्टर की सलाह चाहिए, अगर 12 वीक का है तो कितने डॉक्टर की सलाह चाहिए, 20 वीक है तो क्या है। रिसेंटली इसके अंदर क्या है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया जो मेडिकल टर्मिनेशन थी ना ऑफ प्रेगनेंसी की, अमेंडमेंट बिल 2020, इसके अंदर क्या चेंजेस किए, चेंजेस कुछ नहीं किए, जो बिल सीक एक्सटेंड ऑफ टर्मिनेशन प्रेगनेंसी 20 वीक टू 24 वीक, मेकिंग ईजियर फॉर वुमन सेफ्टी एंड लीगली टर्मिनेट, सॉरी हाँ, टर्मिनेट द अनवांटेड प्रेगनेंसी। जो पहले ये था 20 वीक था ना हमारा, कि 20 वीक तक तो क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को, उसके बाद नहीं कर सकते थे, ये भी दो मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, वो भी एक्सपीरियंस, उनकी सलाह पे होती थी, लेकिन अब ये बढ़ा के कितना कर दिया, 24 वीक। किस लिए, इसलिए क्या, इट इज़ ईजियर फॉर, ये ईजियर फॉर क्या, वुमन सेफ्टी के लिए, और लीगली कोई टर्मिनेट करेगा अपनी अनवांटेड प्रेगनेंसी को। अब कोई मतलब प्रेगनेंसी टर्मिनेट करता क्यों है, देखो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ध्यान से सुनना और थोड़ा पेशेंट रख के और बात को समझ के। सबसे पहला कारण क्या हो सकता है, हम सबको पता है, जो रेप्स होते हैं उसके अंदर क्या है, प्रेगनेंसी हो जाती है। वो प्रेगनेंसी क्या है, आपने सुना होगा कि कोई इंसान है, उसने क्या है, किसी भी एक कोई लेडीज़ को या किसी गर्ल को क्या है 3 महीने 4 महीने तक बंधक बना के रखा और उसके साथ क्या है दुष्कर्म किया। तो अगर मान लो फर्स्ट मंथ में वो प्रेग्नेंट हो गई थी, 3-4 महीने तक उसे क्या निकलने नहीं दिया, उसे बंदी बना के रखा उस इंसान ने। जब उसकी रेड वेड पड़ी होगी तब उस लेडीज को या गर्ल को क्या है वहाँ से निकाला गया होगा, तब पता लगा होगा कि इसके साथ क्या दुष्कर्म हुआ, जिस वजह से जो ये गर्ल है क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। अब वो क्या है, वो सीधी सी बात है कि वो जो बच्चा है अभी वो 20 वीक का है, 24 वीक का, अभी फुल्ली डेवलप तो हुआ नहीं है वो,
तो और वो मतलब एक तरह से जो वो प्रेग्नेंट हुई है, इसमें उस बच्चे का कसूर भी नहीं है, लेकिन उस माँ का भी कुछ कसूर नहीं है, वो जबरदस्ती प्रेग्नेंट की गई है। अब वो उस बच्चे को लेके मतलब सब सब समझते हो कि अब उस बच्चे को किस तरह वो पालेगी, जब भी वो देखेगी उसे क्या याद आएगा। तो अगर 24 वीक तक की प्रेगनेंसी है तो फिर क्या है, फिर उसे एबॉर्शन करवा लिया जाता है उसका। यह क्या है, कई बार जो कुछ पर्सन्स होते हैं, क्या नाम है, उनके मतलब कोई लेडीज है प्रेग्नेंट हुई और मतलब आपसी सहमति से प्रेग्नेंट हुई है और कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन जब 24 और 20 वीक आ गया, जब मतलब आपको पता होगा समय समय पर टेस्टिंग होती रहती है कि बच्चे के अंदर प्रॉपर मूवमेंट हो रही है, विकास हो रहा है नहीं हो रहा। हमें पता लगा कि बच्चा है ना, मतलब ये है कि जो बच्चा है, मतलब डेवलप नहीं हो पाया प्रॉपर, वो वोम है माँ का जो गर्भ है उसके अंदर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया। तो उस अगर वो बच्चे को आगे परस्यू करते हैं तो माँ की जान को भी खतरा है, बच्चा तो बच ही नहीं पाएगा, ये भी पता है, क्योंकि वो पेट के अंदर ही मतलब इस कंडीशन में या तो मर गया या मरने वाला है, या मतलब फुल्ली डेवलप नहीं हो पाया। कितने भी कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उस केस में क्या है, एक अगर 24 वीक तक भी ऐसा कुछ केस है तो मतलब जो वुमन है उसकी तो सलाह ली जाएगी, सीधी सी बात है हर केस में। इसके अलावा जो डॉक्टर होते हैं, दो डॉक्टर, वो भी एक्सपीरियंस डॉक्टर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, उनकी सलाह पे क्या है वो मेडिकल प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है। ये 1971 एक्ट के अंदर, 1971 प्रेगनेंसी एक्ट था। 2020 में इसके अंदर क्या आया, संशोधन हुआ। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। In 1985, the Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act 1985 ये आया। 1985 के अंदर नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होते हैं ना, इनके लिए एक्ट आया 1985 में। नारकोटिक वही खतरनाक वाले ड्रग जो दिमाग हिला दे। इसके बाद 1995 में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 के अंदर क्या है, ये भी क्या है पावर के अंदर आया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर का, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीसीओ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इज टू इंश्योर करना अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स। लाइफ सेविंग प्रोफाइलिटिक ड्रग्स हैं। इसका मकसद ये था कि इंश्योर करे कि हर फार्मेसी के अंदर जो अवेलेबिलिटी हो, एसेंशियल जरूरी, अगर कोई फार्मेसी खोल के बैठा है तो उसके पास एसेंशियल और लाइफ सेविंग ड्रग होनी चाहिए, वो भी गुड क्वालिटी की एट रीजनेबल प्राइस, अपनी मनमर्जी नहीं बेचनी। ये डीपीसीओ का वो था। इसके अकॉर्डिंग क्या बहुत सारी जो ड्रग्स है उनका क्या है प्राइस भी वो किया है इन्होंने, मतलब रेगुलेट किया है। फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्लांटिंग प्रोविजन डीपीसीओ पावर्स हैज बीन वेस्टेड टू एनपीवीओ। इस चीज को इम्प्लांट मतलब जमीनी हकीकत को उतारने के लिए डीपीसीओ की पावर क्या है वेस्ट, ये वेस्टेड का मतलब ट्रांसफर हो गई है किसे, एनपीपीए। एनपीपीए की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए क्या होती है। एनपीपीए, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल, NATIONAL फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग, स्पेलिंग देख लेना, AUTHORITY, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ये क्या है इसकी फुल फॉर्म होती है, थोड़ा रंगीन सा कर देता है, अजीब सा लग रहा है। ये क्या है एनपीपीए की फुल फॉर्म होती है। तो ये हमारे सारे एक्ट थे, एक बार हम फटाफट अपने सारे एक्ट रिवाइज कर लेते हैं बहुत जल्दी। सबसे पहले ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट आया 1940 के अंदर, ठीक। इसके बाद 1940 के अंदर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी भी बन गई। 1941 के अंदर ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड आया। 1948 के अंदर क्या फार्मेसी एक्ट आया। 1949 के अंदर क्या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हो गया, किसके द्वारा, फार्मेसी एक्ट के द्वारा। 1954 के अंदर क्या ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट आया। अब इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर क्या है जो ये ताकत तबीज है, इन सब के ऊपर नकेल कसने के लिए आया था। 1955 के अंदर क्या है पहली फार्मेसी काउंसिल हुई, ये तो ठीक ही है जो भी है। 1955 के अंदर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट आया।
1960 के अंदर क्या आया, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी ऑफ एनिमल आया। 1971 के अंदर एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आया। और 1985 के अंदर क्या आया, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट आया। 1995 के अंदर क्या आया, हमारा ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर आया। अब देखो, याद तो ये हमें करना ही है, हम इन्हें कई बार रिवाइज भी करेंगे और हम पिछली कई बार से करते भी आ रहे हैं। जब हमने जूरिस की क्लास करी, हमने साथ साथ सारे शेड्यूल और ये याद करते हुए चले हैं। अब आपको एक जगह सारे ये मिल चुके हैं, तो अब अगर कोई सीरियस इंसान होगा तो क्या है, या तो वीडियो से रिवाइज कर लेगा, नहीं तो ये जितने भी मैंने ऑरेंज ये पिंक कलर में किए हुए हैं, इन्हें क्या एक साइड एक जगह नोट करके वहां से पढ़ लेगा, नहीं तो वीडियो से रिवाइज कर लेगा। अब आपको कंसाइज वे में सारे ये एक साथ मिल चुके हैं। एक बार दोबारा पढ़ते हैं इसी बात पे। अब की बार बस मैं मेन मेन एक्ट ही बताऊंगा बस। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। फार्मेसी एक्ट कब आया, 1948 में आया। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट कब आया, 1954 के अंदर आया। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट कब आया, 1955 के अंदर आया। 1971 के अंदर एमटीपी आया। और हमारा 1985 के अंदर क्या आया, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। और 1995 के अंदर क्या आया, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। बस ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने सबसे लास्ट टाइम बोले। अगर ये भी पढ़ लोगे तो काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी एडवाइस हो तो आप मुझे कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच।